दिल्ली में 26 जनवरी की रिहर्सल जारी है। राजघाट से लेकर कर्तव्य पथ तक सुरक्षा बल मुस्तैद हैं। लेकिन इस बीच समारोह में खलल डालने की नापाक साजिश डीकोड हुई है। सुरक्षा एजेंसियों ने 26 जनवरी पर बड़े आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया है। मुनीर के आतंकियों के निशाने पर देश के बड़े मंदिर और शहर हैं, जिसको देखते हुए सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम भी किए गए हैं। और कनॉट प्लेस में आतंकियों की तस्वीरें भी लगाई गई हैं। मोहम्मद शर्जिल अख्तर, मोहम्मद रिहान समेत पोस्टर में 6 आतंकियों की तस्वीर है। इन सब चेहरों में सबसे खास है आतंकी रेहान की तस्वीर, जिसे पहली बार दिल्ली पुलिस ने लगाया है। आतंकी रेहान दिल्ली का ही रहने वाला है और 2016 से फरार है। ये आतंकी मोहम्मद रेहान तब फरार हुआ था जब 2016 के आसपास हमारी एजेंसियों ने अलकायदा नेटवर्क को बस्ट किया था। तमाम जो आतंकी हैं उनकी जानकारी उत्तर प्रदेश के संभल से मिली थी। इसके अलावा खालिस्तानी आतंकियों की भी तस्वीरें लगाई गई है। दरअसल इस बार आतंकियों ने अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए कोड 2626 रखा है। खुफिया एजेंसियों के अलर्ट के बाद दिल्ली में सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने के साथ ही नितिन नवीन एक्शन में है। दफ्तर पहुंचते ही पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की और इसके बाद प्रदेश अध्यक्षों के साथ चर्चा भी की। इस दौरान नितिन नवीन का खास फोकस उन राज्यों पर रहा जहां इस साल चुनाव होने हैं, यानी पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती पश्चिम बंगाल की है। यहाँ बीजेपी ने अपनी आक्रामकता से माहौल भी बना दिया है। बंगाल के बीजेपी नेता भी नए नेतृत्व को लेकर कॉन्फिडेंट हैं। भारतीय जनता पार्टी का विस्तार और भी बढ़ेगा और भी पार्टी सशक्त होगा। नितिन नवीन जी के नेतृत्व पर क्षमा प्रसाद की भूमि पर क्षमा प्रसाद की सरकार बनने जा रहे हैं। फ्यूचर लीडर है और देश का भविष्य जो हमारा युवा है उन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं जानता हूँ कितने डाउन टू अर्थ है और कार्यकर्ता के सुनने वाला कार्यकर्ता है जो आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है। बंगाल में कायस्थ और अगड़े वोटर्स ममता से नाराज बताए जा रहे हैं। नितिन को बस आखिरी चोट करनी है। हो गया। प्रयागराज के संगम में स्नान को लेकर शुरू हुआ विवाद अब सियासी हो चला है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ दिखाई दे रही है, तो वहीं कई संत अभिमुक्तेश्वरानंद के व्यवहार पर चिंता जाहिर कर रहे हैं। दूसरी तरफ अभिमुक्तेश्वरानंद माफी मांगने की जिद पर अड़ गए हैं। इसके साथ ही हिंदू मुसलमान से भी इसे जोड़ दिया है। किसी मुसलमान ने अगर ये किया होता, मुगल ने, किसी अंग्रेज ने किया होता, तो शायद हम दूसरे ढंग से सोचते। लेकिन जो लोग अपने आप को हिंदू कह रहे हैं वो ये कर रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले में अब सियासत 2 हिस्सों में बट गई है। भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके संतों को, साधु संतों को और तमाम लोगों को जानबूझ करके अपमानित किया है। नियम यह है कि गंगा तक रथ से नहीं जाया जाता। जब पुलिस ने रोका था उनको, कहा मत जाइए, हम लोग स्वयं संगम में पैदल जाते हैं। अन्याय उन्होंने किया था। 27 वाले चुनावी चक्रव्यूह में अभिमुक्तेश्वरानंद के बहाने अब विपक्ष के निशाने पर योगी सरकार है। बीएमसी चुनाव में बीजेपी सबसे ज्यादा सीट लाकर पहली बार मेयर पद के इतने करीब पहुंची है, लेकिन शिंदे उनकी राह में रोड़ा अटका रहे हैं। और इसके साथ ही एक और बड़ा पेच है बीजेपी की राह में, और वो है बीएमसी की लॉटरी प्रक्रिया। मतलब भगवान की मर्जी हुई तो ये सिस्टम उद्धव को भी बीएमसी दिला सकता है। यानी ये सिस्टम सीटों के आंकड़ों की लड़ाई में फंसे हैं। शिंदे और फडणवीस दोनों को ही झटका दे सकता है। दरअसल कल मुंबई नगर निगम सहित राज्य के कुल 29 नगर निगमों के लिए लॉटरी निकाली जाएगी। परिषद हॉल में मेयर पद के आरक्षण के लिए लॉटरी बारी बारी से निकाली जाएगी, यानी अलग अलग निगमों के लिए। इसके जरिए ये तय होगा कि कौन सा निगम आरक्षित हो जाएगा और कौन सा सामान्य रह जाएगा। पिछली बार बीएमसी का मेयर पद सामान्य श्रेणी का था, यानी इस बार SC, ST और OBC कुछ भी हो सकता है। यदि ये ड्रॉ ST के नाम पर छूटा तो बीजेपी और शिंदे के पास इस वर्ग से कोई उम्मीदवार ही नहीं। 25 सालों से बीएमसी में उद्धव का है। वो इससे जुड़ी एक एक बात जानते हैं, तभी सीटें कम मिलने पर मेयर वाली आस उन्होंने अभी तक छोड़ी नहीं है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को रायबरेली दौरे के दौरान एक भावुक कर देने वाला तोहफा मिला। मंगलवार को उन्हें अपने दादा और पूर्व सांसद फिरोज गांधी का सालों से खोया हुआ ड्राइविंग लाइसेंस सौंपा गया। इस लाइसेंस को दशकों से रायबरेली के एक स्थानीय परिवार ने सहेज कर रखा था, जिसे रायबरेली पहुंचने पर राहुल गांधी को सौंपा गया। देखिए राहुल गांधी कैसे अपने दादा के ड्राइविंग लाइसेंस पर लिखे एक एक शब्द को पढ़ रहे हैं। इसके बाद राहुल गांधी ने तुरंत इसकी फोटो खींची और मां सोनिया गांधी को भेज दिया। तो वो बड़ा इमोशनल हुए, बोले कि हमें आप दिखा सकते हैं प्लीज। तो देखा उन्होंने, देखने के बाद तुरंत उन्होंने कहा मैं इसकी फोटो लेके अपनी माँ को भेज रहा हूँ। उन्होंने माँ को भेजा। फिरोज गांधी के इस ड्राइविंग लाइसेंस को सालों से एक परिवार संभाल कर रखे हुए था, अभी राहुल गांधी के पास वापस आ चुका है। ये ड्राइविंग लाइसेंस लंदन में बना था, जो 1938 को जारी हुआ था।
1939 तक इसकी वैधता थी। देखिए, ड्राइविंग लाइसेंस पर राहुल गांधी के दादा फिरोज जहांगीर गांधी का नाम लिखा हुआ है, पता इलाहाबाद का दर्ज है। ये ड्राइविंग लाइसेंस कई साल पहले रायबरेली के फिरोज गांधी कॉलेज में गिर गया था और तब से ये खोया हुआ था। इस समय की बड़ी खबर आईसीसी की, बांग्लादेश को 2-2 आईसीसी ने नहीं मानी बांग्लादेश की मांग। बांग्लादेश को भारत में ही अब मैच खेलने होंगे, टूर्नामेंट की जगह नहीं बदली जा सकती। बांग्लादेश को भारत में कोई खतरा नहीं है, ऐसा आईसीसी का कहना है। बांग्लादेश नहीं माना तो वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया जाएगा। T20 वर्ल्ड कप को लेकर आईसीसी ने ये बड़ा फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश के संभल में सहकारी समिति चुनाव के नामांकन के दौरान बीजेपी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में हाथापाई हो गई। इस दौरान बीजेपी के पूर्व विधायक अजीत यादव के समर्थकों ने गुन्नौर से सपा विधायक के बेटे अखिलेश यादव को पीट दिया। इस दौरान अजीत कुमार राजू भी अपने समर्थकों के बीच मौजूद थे। बातचीत चल रही थी। अखिलेश यादव अपना पक्ष रख रहे थे कि पूर्व मंत्री अजीत यादव राजू भड़क गए। उनका कहना था कि बीजेपी कार्यकर्ता टूट पड़े अखिलेश यादव पर। दरअसल अखिलेश यादव सपा उम्मीदवार के पर्चा दाखिल में हो रही देरी पर सवाल पूछ रहे थे। बात अच्छी नहीं होती। I request me for this, please. क्या बात है? इसी दौरान दोनों पक्षों में बहस शुरू हो जाती है। पहले तो गोली चली। इसके बाद थप्पड़बाजी शुरू हो जाती है। पुलिस ने मामला बिगड़ता देख सभी को वहां से खदेड़ दिया। हालांकि सपा प्रत्याशी का भी नामांकन हो गया है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एयरफोर्स का एक ट्रेनी एयरक्राफ्ट आज क्रैश हो गया। विमान जलकुंभी से भरे एक तालाब में जा गिरा। हालांकि दोनों पायलट सुरक्षित हैं। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है आसमान में उड़ता विमान अचानक बिगड़ा संतुलन और फिर शहर के बीचों बीच जोरदार धमाका हो गया। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कुछ ही सेकंड में विमान नीचे की तरफ गिरता चला गया। हालांकि इसे क्रैश लैंडिंग कह सकते हैं, क्योंकि बैलेंस बिगड़ते ही विमान में सवार पायलट ने पैराशूट खोल दिया। पैराशूट पूरी तरह काम नहीं कर सका तो विमान तालाब में जा गिरा। तेज आवाज सुनते ही लोग मौके पर पहुंचे और दोनों पायलट को सुरक्षित बाहर निकाला। हादसे के बाद सेना का हेलीकॉप्टर भी आसमान में उड़ता नजर आया, जो काफी देर तक पूरे इलाके की निगरानी करता रहा। हालांकि हादसे के कारण का पता नहीं चल पाया। गुजरात के सूरत से सिस्टम की एक ऐसी लापरवाही सामने आई है जिसके बाद लोगों का भरोसा भी अब डगमगा गया है। यहां 21 करोड़ रुपए की लागत से बनी पानी की टंकी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई, जिससे कई गांवों की उम्मीद भी आज टूट गई। ये तस्वीरें उस गांव की है जहां गाय पाक पानी सान्याल योजना के तहत बनाई गई पानी की टंकी टेस्टिंग के दौरान ही धराशायी हो गई। गांव में बाढ़ जैसे हालात हो गए। घटना के बाद गांव में गुस्सा है, क्योंकि इस टंकी से सूरत के 33 गाँव में पानी जाना था। योजना की खास बातों पर गौर करें तो प्रोजेक्ट था गाय पाक पानी सान्याल। इसकी कुल लागत 21 करोड़ रुपए। पानी की टंकी की कैपेसिटी 11 लाख लीटर थी, जो 9 लाख लीटर पानी भरने पर ही ढह गई। घटना की वजह टंकी की टेस्टिंग है और असर 33 गांव पर पड़ेगा, क्योंकि अब उन तक पानी नहीं पहुंचेगा। घटना के बाद सरकार ने संबंधित अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। साथ ही टंकी बनाने वाले एजेंसी के सभी पेमेंट रोक दिए हैं। शुरुआती जांच में सामने आया कि टंकी को बनाने में घटिया लोहे और सीमेंट का इस्तेमाल किया गया था। अब सवाल साफ है कि करोड़ों की टंकी भ्रष्टाचारियों पर एक्शन कब होगा। दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी एक बार फिर विवादों के घेरे में है। कैंपस से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है, जिसने यूनिवर्सिटी की व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। पहले सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो देखिए, जिसमें एक प्रोफेसर क्लासरूम में लात मारते हुए नजर आ रहे हैं। इसी वीडियो के आधार पर जामिया के आदिवासी कर्मचारी रामफुल मीना ने एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर रियाजुद्दीन पर मारपीट, जाति सूचक गालियां देने और अपमान करने के आरोप लगाए। जब जी मीडिया ने दोनों से बात की तो सुनिए क्या कहा। मेरे को बोलने लगा कि मीना कमीना है। मैंने इसका ऑब्जेक्शन किया, मैंने लिखित में दिया रजिस्ट्रार साहब को। सच्चाई ये है कि वो वीडियो जो है 7-8 साल पुराना, पहली बार ये हमारे खिलाफ साजिश है। फोर्स की थ्योरम्स, लॉज, सारी चीजें फोर्स की होती है। एक बता रहे उन्हें हम 13 को शाम को हुआ, 14 को दिया मैंने लिखित। ना 13 में, ना 14 में, ना 15 में मैं ऑफिस में ही नहीं गया हूँ। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। वायरल वीडियो और आरोपों की सच्चाई क्या है, पूरा मामला जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। मध्य प्रदेश के भोपाल में एक मदरसे की वजह से आज बवाल हो गया। यहां हिंदू परिवारों ने पुलिस से मदरसे को हटाने की मांग की। इनकी शिकायत है कि रोज नए और संदिग्ध लोग इस मदरसे में आते हैं, जिससे खौफ का माहौल पैदा होता है।
ये मदरसा राजधानी के ईस्ट कमला नगर में है। फैजान ए सहाबा नाम से संचालित हो रहे इस मदरसे को एक हिंदू परिवार ने ही किराए पर मकान दिया है, लेकिन अब हिंदू परिवारों ने इनके खिलाफ लामबंद होकर हटाने का आवेदन दे दिया है। तो अभी तक माहौल था, उससे चेंजेस है। हर बार नए लोग आना, रात भर आना जाना लगा रहना, ऊपर से बच्चों का ग्राहकों के ऊपर थूक देना। मेरी दुकान है जो कि मैं नीचे संचालित करता हूँ। हिंदू परिवार की महिलाएं शोर का आरोप लगा रही है तो मुस्लिम परिवार इनकार करते हैं। हमारे बच्चे हैं, हम रात में अपने घर के सामने किसी को क्यों खड़े होने देंगे? ऑटो में आप 4-5 लड़के अंदर बैठ के क्या कर रहे हैं बताइए? सबके घर में लड़कियां भी हैं, बाहर निकल नहीं सकते, सेफ नहीं रहता। छेड़छाड़ करते हैं क्या? नहीं, रास्ते में चलेंगे तो पूरा ब्लॉक करके चलते हैं। स्पीकर तो कहीं भी नहीं है, आप भी देख लो। आप बच्चे अंदर पढ़ते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत, चांद भाई को दिक्कत नहीं है। देखते हैं प्रशासन इस विवाद का कैसे समाधान करता है। तन्वी द ग्रेट ऑस्कर्स के लिए शॉर्टलिस्ट की गई है। ऑस्कर 2026 के लिए नॉमिनेट हुई है तन्वी द ग्रेट। बड़ी खबर इस समय की, फिल्म के एक्टर डायरेक्टर हैं अनुपम खेर। ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है, अनुपम खेर ने कहा है। अपनी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, ये फिल्म दूर तक जाएगी, मैं खुश हूँ। तन्वी द ग्रेट फिल्म को ऑस्कर्स के लिए चुना गया है। फिल्म के एक्टर और डायरेक्टर हैं अनुपम खेर। उन्होंने खुशी का इजहार किया है, बड़ी उपलब्धि इसको बताया है। टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं, ये भी अनुपम खेर ने कहा है। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर थूक लगी रोटियां परोसने का मामला सामने आया है। मामला उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का है, जहां तंदूर में थूक लगाकर रोटियां सेकी जा रही थी। वीडियो वायरल होते ही पुलिस अब हरकत में है और दुकान मालिक समेत कारीगर को हिरासत में ले लिया गया है। मामला वाकई हैरान करने वाला है। दिल्ली 6 के नाम से संचालित हो रहा ये ढाबा पुरानी दिल्ली के जायके को गाजियाबाद में परोसने का दावा करता था। नॉनवेज लवर बड़े पैमाने पर इस दुकान पर आते भी थे, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि इस स्वाद के पीछे तो वो थूक रेसिपी है जिसका इस्तेमाल करने वाले कई नफरती ढाबे वालों पर यूपी में कार्रवाई हो चुकी है। लेकिन डर फिर भी नहीं था। तभी तो देखिए कैसे शान से रोटियों पर थूकता और तंदूर में लगाकर इनका स्वाद इनहेंस कर देता। लेकिन इस बार ये हरकत वीडियो में कैद हो गई है और देखते ही देखते वायरल भी। पर अब कार्रवाई हो गई है, दुकान बंद है, तंदूर की आग ठंडी हो गई है और आरोपी जेल के ठंडे फर्श पर लेट रहे होंगे। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां जिम की आड़ में धर्मांतरण का खेल चल रहा था। आरोप है कि यहां लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाया जाता था, फिर उनका धर्म परिवर्तन हो इसका दबाव बनाया जाता था। सूचना पर पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, साथ ही दोनों जिम को सील कर दिया गया है। ये 2 तस्वीरें देखिए। इन दोनों जिम में मुस्लिम युवक हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर उन पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाते थे। पुलिस जांच में सामने आया है कि करीब 35 हिंदू लड़कियां कथित तौर पर आरोपियों के निशाने पर थी। ये कार्रवाई 2 पीड़ित युवतियों की शिकायत के बाद शुरू हुई। शुरुआती जांच में पहले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, फिर बाकी आरोपियों के बारे में जानकारी मिली। मोबाइल एवं अन्य डिजिटल एविडेंस एवं साक्ष्य संकलन करते हुए 2 अन्य अभियुक्तों रहीम एवं सादात को हिरासत में ले लिया गया। जांच के दौरान गिरफ्तार आरोपियों के मोबाइल फोन की तलाशी ली गई, जिसमें कई आपत्तिजनक फोटो और वीडियो बरामद हुए हैं। पुलिस सूत्रों का कहना है कि इन मोबाइल फोन में लगभग 30 से 40 युवतियों की तस्वीरें और वीडियो मिले हैं। अगली खबर लखनऊ से है, जहां केजीएमयू धर्मांतरण मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। डॉक्टर रमीज के लैपटॉप में जन्नत नाम से हिंदू लड़कियों के नंबर और वीडियोस का फोल्डर मिला है। इस जांच पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी नजर बनाई हुई है, क्योंकि मोबाइल और लैपटॉप की जांच ने कट्टरपंथी रमीज को पूरी तरह एक्सपोज कर दिया है। रमीज के 2 लैपटॉप से 13 साल का डेटा मिला है। लैपटॉप में कई अश्लील वीडियो बरामद हुए, कॉल गर्ल्स के नंबरों की लिस्ट भी मिली है। लैपटॉप में हिंदू लड़कियों का डेटा सेव था, ब्लैकमेलिंग के लिए वीडियो का इस्तेमाल करता था। दूसरे लैपटॉप से 50 से ज्यादा वीडियो मिले। लैपटॉप में पहली पत्नी के वीडियो भी मिले हैं और इस्लामिक मेडिकोस ग्रुप से जुड़े संदिग्ध नंबर भी मिले हैं। जन्नत नाम का फोल्डर बनाया गया था और उसमें तमाम अश्लील वीडियोस हिंदू लड़कियों की रखी गई थी। इसके साथ साथ उनके फोन नंबर्स रखे गए थे। एसटीएफ ने 1 हफ्ते पहले ही रमीज के धर्मांतरण रैकेट की जांच शुरू की है और मामले में जिस तरह के खुलासे हो रहे हैं वो हिंदू बेटियों के खिलाफ सोची समझी साजिश की गवाही दे रहे हैं। जम्मू में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा एक बार फिर सड़कों पर नजर आया। किश्तवाड़ में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। बीच सड़क पाकिस्तान का पुतला फूंका और नारेबाजी की। दरअसल शहीद जवान को श्रद्धांजलि देने के बाद पाकिस्तान के खिलाफ बजरंग दल कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। हवलदार गजेंद्र सिंह की शहादत हुई है किश्तवाड़ में, उसके बाद यहाँ पर लोगों का गुस्सा और यहाँ पर उग्र रूप जो है वो धारण कर चुका है। श्रद्धांजलि सभा के बाद प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान का झंडा फूंका और पाकिस्तान विरोधी नारे लगाए।
इसमें कोई दोराय नहीं है कि पाकिस्तान लगातार आतंकवाद को बढ़ावा देकर भारत में घुसपैठ की कोशिश कर रहा है। इस विरोध प्रदर्शन में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा साफ देखा जा सकता है। इस प्रदर्शन ने एक बार फिर सीमा पार आतंकवाद की नींव हिलाकर रख दी और पाकिस्तानी झंडे को फूंकना चेतावनी है कि आतंकियों को भी इसी तरह खाक कर दिया जाएगा। अब बात भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह की करेंगे, जिनका विवादों से नाता छूटने का नाम ही नहीं लेता। लखनऊ में एक बर्थडे पार्टी के दौरान पवन सिंह अचानक गुस्से में आ गए। भीड़ से आए एक कमेंट पर वो भड़क उठे। मन हुआ है। इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों और सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोका। पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया, जिसमें पवन सिंह के समर्थक और सुरक्षा कर्मी उन्हें रोकते हुए नजर आए। वीडियो 20 जनवरी का है। लखनऊ में भोजपुरी सिंगर गुंजन सिंह के जन्मदिन की पार्टी थी। पवन सिंह पूरे मूड में थे, लेकिन एक युवक की टिप्पणी से वो नाराज हो गए। युवक को मारने के लिए दौड़ते हुए नजर आए। बाउंसर्स ने युवक को पकड़कर बाहर भी निकाला। इस दौरान युवक के साथ धक्का मुक्की भी हुई। वहीं पवन सिंह को सुरक्षा कर्मियों और आयोजकों ने संभाल लिया। इस घटना के बाद एक बार फिर से पवन सिंह विवादों में घिर गए हैं। जयपुर में एक शादी का कार्ड चर्चा का विषय बना हुआ है। ये कोई सामान्य कार्ड नहीं, बल्कि 3 किलो चांदी से तैयार किया गया विशेष निमंत्रण पत्र है। शादी का ये अनोखा कार्ड अपने आप में कला का अद्भुत प्रदर्शन है, साथ में कीमत का भी। चांदी की बढ़ती कीमतें तो आप जानते ही हैं, क्योंकि इन कार्ड पर बारीकी से गणेश जी, राम दरबार, शिव पार्वती, लक्ष्मी नारायण सहित 65 देवी देवताओं की आकृतियां हाथ से उकेरी गई है। इसे पूरी तरह पारंपरिक शिल्प की विधि से तैयार किया गया है, जिसमें महीनों की नक्काशी और फिनिशिंग का काम शामिल रहा। दरअसल दुल्हन के परिवार वालों ने अपनी बेटी की शादी को यादगार बनाने के लिए 3 किलो चांदी का इस्तेमाल कर कार्ड तैयार करवाया है। कार्ड के बनाने में करीब 25 लाख रुपए का खर्च आया है। परिवार का कहना है कि ये कार्ड सिर्फ एक आमंत्रण नहीं, बल्कि धार्मिक आस्था और परंपरा का प्रतीक है। कार्ड के माध्यम से अधिक से अधिक सभी देवी देवताओं को इसके अंदर कार्ड में विराजमान किया है और ये आशीर्वाद स्वरूप है। इस कार्ड को एक कीमती यादगार कार्ड के रूप में रखा जाएगा, ताकि आने वाली पीढ़ियों भी इसे देख सके। इस समय की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से, जहां अवैध कब्जे के ऊपर बुलडोजर एक्शन हुआ है। डीएम शशांक त्रिपाठी के आदेश पर यह सख्त एक्शन हुआ है। ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जा किया गया था और अब बुलडोजर से ध्वस्तीकरण किया गया है। ग्रीन सिटी यहां पर बनाई गई थी। पहले से ही विवादों में घिरी ये रियल एस्टेट कंपनी एचएम सिटी द्वारा सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण कर बनाई गई थी। कंपनी के डायरेक्टर अबू बकर उर्फ बाबा पठान और हफीजुल्ला ने अवैध निर्माण किया था। हम बता दें कि दोनों डायरेक्टर्स पर दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। अगली खबर उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर से, जहां खाद्य एवं औषधि विभाग की जांच में 6 अलग अलग ब्रांड्स का पानी मानकों पर खरा नहीं उतरा। इसके बाद फैक्ट्रियों के लाइसेंस को निलंबित कर दिया गया। और अब इन तस्वीरों को देखिए। हजारों बोतल में पानी पैक है, जिसे आप और हम शुद्ध पानी समझकर पीते, लेकिन खाद्य और औषधि विभाग की जांच में ये पानी कई मानकों पर फेल हुआ है। पानी बोतल की प्लांट में साफ सफाई का कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा था। जिस बोतल में पानी पैक किया गया वो भी खराब क्वालिटी का है। आरोप है कि बिना क्वालिटी की जांच किए ही पानी की बाजारों में सप्लाई हो रही थी। मानकों के उल्लंघन के आरोप में 6 फैक्ट्री को सील कर दिया गया है। फिलहाल पानी की इन फैक्ट्रियों की जांच की जा रही है। अगर और खामियां उजागर होंगी तो उनके लाइसेंस को भी विभाग रद्द कर सकता है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से नकली दवाओं के काले कारोबार का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। यहां पुलिस ने घर के अंदर चल रही अवैध नकली कफ सिरप फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। घर के अंदर का हाल देखकर पुलिस भी हैरान रह गई, क्योंकि आरोपी के पास से 340 बोतलें टोपेक्स गोल्ड, 35 बोतलें कोएरेक्स टी, 488 खाली नई शीशियां, 110 रैपर, 1939 ढक्कन, स्प्रिट से भरी शीशियां, एक छोटा गैस सिलेंडर, यानी पूरा का पूरा मिनी कारखाना घर के अंदर ही चल रहा था। आरोपी घर में ही बोतलें भरता, ढक्कन लगाता और बाजार में सप्लाई कर देता था। अब सारा सामान पुलिस के कब्जे में है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो पहले पीलीभीत के किसी अस्पताल में कंपाउंडर था, फिर गांव में क्लिनिक खोला और करीब 2 साल पहले यूट्यूब से ज्ञान लेकर नकली कफ सिरप बनाना शुरू कर चुका था। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी हुई है कि सिरप कहां-कहां सप्लाई किया गया और इस नेटवर्क में और कौन-कौन शामिल है। इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, नोएडा में इंजीनियर की मौत का मामला, एसआईटी ने मामले की जांच तेज कर दी है। फॉरेंसिक टीम अब मौके पर पहुंची है। मौके से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। हालांकि इसमें पूरी तरह से लापरवाही का मामला बनता है। इस तरीके से एक 27 साल के युवक का
एक तालाब में गिरकर डूबकर मर जाना कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम से सवाल पूछ रहा है। पूरे सिस्टम को शर्मसार कर देने वाली ये तस्वीरें हैं और एसआईटी जांच जरूर कर रही है, लेकिन जिस परिवार का 27 साल का बेटा गया है वो शायद कभी वापस नहीं लौटेगा। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 150 में हुए दर्दनाक हादसे में 27 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत कैसे हुई, घटना के समय क्या हुआ, इस मामले में किस किस ने लापरवाही बरती और सिस्टम में कहां खामी है, हर चीज को, हर बात को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गंभीरता से देख रहे हैं। जहां पर घटना हुई वहां आज दुर्घटना का सीन रिक्रिएट किया गया। क्योंकि इस घटना ने सरकारी सिस्टम की पोल खोलकर रख दी है। शुरुआती जांच में बैरिकेडिंग और सुरक्षा इंतजामों की भारी कमी उजागर हुई है। देखिए कैसे फीता और टेप लेकर घटनास्थल की माप की जा रही है। जहां से कार पानी से भरे गड्ढे में गिरी, वहां एक एक पहलू की जांच की जा रही है। नाप रही थी टीम, यहाँ से टकराई और इसके बाद कितना उछाल आया कि कहाँ तक गई, कितनी स्पीड रही होगी, इस सब की बारीकी से जांच हो रही है। सिस्टम की सुस्ती कहें या लापरवाही, घटना के 90 घंटे बाद कार को बाहर निकाला जा सका। इस मामले में घोर लापरवाही बरती गई। यही कारण है कि सीएम योगी इस मामले में नजर बनाए हुए हैं और एक एक चीज की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पिता का भी भरोसा है कि सीएम योगी उन्हें न्याय दिलाएंगे। एक बार योगी जी का भी दर्शन हो, दिल को तसल्ली हो जाए। सरकार की तरफ से हम आश्वस्त हैं कि हमें सही सहयोग मिलेगा। अब तक की जांच में बैरिकेड और सुरक्षा इंतजामों की भारी कमी उजागर हुई है। एसआईटी को 5 दिन में रिपोर्ट देनी है, लेकिन उससे पहले योगी सरकार का एक्शन शुरू हो गया है। 27 साल के युवराज मेहता की जान बच सकती थी अगर नोएडा प्रशासन ने 31 दिसंबर की घटना को गंभीरता से लिया होता। प्राधिकरण सही समय पर उस नाले की दीवार को बनवा देता तो शायद युवराज की जिंदगी बच जाती। क्योंकि जिस तरह युवराज की कार का एक्सीडेंट हुआ था, उसी तरह 31 दिसंबर को एक ट्रक का भी एक्सीडेंट हुआ था, जिसके कारण नाले की दीवार टूट गई थी। 31 दिसंबर 2025 की रात घना कोहरा था, जिसके कारण ये ट्रक नाले की दीवार से टकरा गया। देखिए ट्रक का बड़ा हिस्सा नाले को तोड़ते हुए उस पर लटका हुआ है। बाद में ट्रक को निकाल लिया गया, लेकिन नाले की दीवार की मरम्मत नहीं की गई। ठीक 17 दिन बाद 23 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर की कार इस टूटी दीवार के कारण पानी के गहरे गड्ढे में गिर गई और उसकी मौत हो गई। संभल हिंसा के मास्टरमाइंड और कुख्यात गैंगस्टर शारिक साठा के खिलाफ पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर एक बड़ा एक्शन लिया। उसकी अवैध संपत्ति की कुर्की की गई। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। इस दौरान पुलिस प्रशासन ने कुर्की की प्रक्रिया के लिए सभी तैयारियां पूरी की और इलाके में डुगडुगी बजाकर सार्वजनिक सूचना भी दी गई। सारिक उर्फ साठा उपरोक्त की चल अचल न्यायालय सीजेएम संभल स्थित चंदोसी के आदेश के अनुपालन में कुर्क किया जाता है। इन सब के बीच शारिक साठा की संपत्ति पर एक्शन को लेकर पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। बता दें कि संभल हिंसा के दौरान अरेस्ट आरोपियों ने शारिक साठा के उकसाने पर ही हिंसा के दौरान नईम और कैफ की गोली मारकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया था, ताकि माहौल खराब किया जा सके। शारिक साठा पर दिल्ली, यूपी, बंगाल और दार्जिलिंग समेत कई राज्यों में 69 मुकदमे दर्ज हैं। इतना ही नहीं, दुबई में बैठे साठा पर दाऊद से भी रिश्ते का आरोप है। अब योगी फोर्स साठा पर आर्थिक चोट कर रही है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 9 साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी की दुकान और अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई की गई। बुलडोजर से सज्जाद अंसारी के अवैध रूप से बनाए गए ढांचों को गिरा दिया गया, जिसकी तस्वीर भी सामने आई है, जहां बुलडोजर की मदद से अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया गया। यहाँ से सड़क गुजरती है 3 तरफ से और यहाँ पे ये अवैध निर्माण किया गया था। आरोपी की ओर से यहाँ पे दुकान संचालित की जा रही थी, टेलर की एक दुकान थी और यहाँ पे रहा भी जा रहा था। वहीं प्रशासन का कहना है कि आरोपी को अवैध निर्माण खाली करने के लिए 3 बार नोटिस दिया गया। इनको कई बार मौखिक बताया गया था कि आप अपना कब्जा हटा लीजिए और जगह को रिक्त कर दीजिए। जब इनके द्वारा रिक्त नहीं किया गया तो इनको 3 नोटिस दी गई है। 3 नोटिस देने के बाद इस कार्रवाई को आज किया गया है। दरअसल 65 साल के बुजुर्ग आरोपी सज्जाद अंसारी ने 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया, जिसके बाद से ही बुलडोजर कार्रवाई की आशंका जताई जा रही थी। वहीं इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है। चंडीगढ़ के सेक्टर 32 में केमिस्ट शॉप पर फायरिंग करने वाले गैंगस्टर का पुलिस ने इलाज कर दिया है। पुलिस को जैसे ही इन गैंगस्टर्स की गतिविधियों की जानकारी मिली, तुरंत एक टीम एक्शन में आई और आरोपियों को घेर लिया। और उस दौरान इन्होंने पुलिस पार्टी पे फायरिंग की, तो उसके काउंटर फायरिंग में 2 एक्यूज इंजर्ड हुए, जिनको जीएमएसएच 16 में भर्ती कराया है। ये शूटर लॉरेंस गैंग से जुड़े हुए थे और पिछले कई दिनों से चंडीगढ़ में रंगदारी और फायरिंग की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। कुछ दिन पहले इन्होंने एक व्यापारी को भी धमकाया था। तो वहीं दिल्ली एनसीआर में भी लॉरेंस गैंग पर एक्शन जारी है।
एक हफ्ते पहले दिल्ली के नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में एंटी नारकोटिक्स टीम और बदमाश के बीच देर रात मुठभेड़ के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े 2 शार्प शूटरों को गिरफ्तार कर लिया गया। लॉरेंस गैंग पर अब लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। शूटर्स को ठंडी में पीतल वाली गर्मी दी जा रही है। गणतंत्र दिवस परेड की औपचारिक शुरुआत के रूप में आज कर्तव्य पथ पर राष्ट्रपति को 21 तोपों की सलामी दी गई। ये सलामी गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय गान के साथ पूरे तरीके से समन्वय के साथ दी जाती है। लेकिन इस साल गणतंत्र दिवस पर पहली बार स्वदेशी 105 mm लाइट फील्ड गन से 21 तोपों की सलामी होगी। इन तोपों को ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान में मौजूद आतंकी कैंपों के खिलाफ भी इस्तेमाल किया गया था। हमारे पीछे इस वक्त 21 तोपों की सलामी दी जा रही है। 21 तोपों की सलामी के अगर इतिहास की बात करें तो 17वीं सदी में सबसे पहले 21 तोपों की सलामी देना शुरू किया गया था। भारत के राष्ट्रपति और जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत पहुंचते हैं उनको तोपों की सलामी दी जाती है। ये सलामी राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए सर्वोच्च सैन्य सम्मान का प्रतीक है। भारत की ये परंपरा संप्रभुता और संवैधानिक अधिकार को दर्शाती है। दिल्ली में 26 जनवरी की तैयारी पूरे चरम पर है। राजपथ से लेकर कर्तव्य पथ तक देशभक्ति की गूंज साफ सुनाई दे रही है और इसी बीच गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल का एक बेहद दिलचस्प वीडियो सामने आया है जिसने लोगों का ध्यान खींच लिया है। वीडियो में जवान बॉलीवुड गाना दिल ना दिया दिल ना लिया गा रहे हैं। वहीं इस गाने की धुन पर कदम ताल करते नजर आ रहे हैं। उनका ये सिंक्रोनाइज्ड मार्च और लय इतनी जबरदस्त है कि देखने वाला इसे कई बार रिप्ले करके देख रहा है। रिहर्सल के दौरान जवानों का ऐसा हल्का फुल्का लेकिन अनुशासित अंदाज लोगों को भा रहा है। सोशल मीडिया पर कई यूजर इसे देश के जवानों की सकारात्मक ऊर्जा और उत्साह का प्रतीक बता रहे हैं। बता दें कि सोशल मीडिया पर जमशेदपुर के लड़के ने इस गाने को अपने अंदाज में गाया था, जिसके बाद ये गाना दोबारा से सोशल मीडिया सेंसेशन बना गया। इस समय की बड़ी खबर मध्य प्रदेश के शिवपुरी से। यहाँ पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। 1 करोड़ 53 लाख की चोरी का यहाँ पर खुलासा हुआ है। कोलारस की ज्वेलरी शॉप में हुई थी ये चोरी का 46 किलो सोना और चांदी बरामद कर ली गई है। देखिए ये सोना चांदी जो बरामद हुआ है करोड़ों का ये है और इसकी लूट का खुलासा किया गया है। जो भी चोर थे उनको पकड़ लिया है पुलिस ने। बड़ी सफलता यहाँ पुलिस को मिली है। यूपी के कुशीनगर में एक अजीब मामला सामने आया है जहां सड़क पर ओवरलोडेड ट्रक पलट गया और इसके बाद यहां अफरा तफरी मच गई। वहीं आनन फानन में पुलिस को इसकी जानकारी दी गई, जिसके बाद राहत और बचाव का काम शुरू हुआ। वहीं ट्रक को गिरने से पहले लोग सड़क किनारे खड़े होकर वीडियो बनाते रहे, जहां ड्राइवर ट्रक को सड़क पर चढ़ाने की कोशिश करता दिखा और ट्रक को आगे पीछे करने लगा। ये पलटल ये गोइल गोइल ये गोइल गोइल ये गोइल 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 लेकिन आखिरी में ड्राइवर की सारी कोशिशें धरी की धरी रह गई और ट्रक सड़क किनारे पलट गया। इस बीच कुछ महिलाएं भी दिखी जो हादसे के बाद ट्रक से दूर भागती नजर आई। हादसे के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। ट्रक का पूरा सामान जमीन पर आ गिरा। वहीं कड़ी मशक्कत के बाद वहां मौजूद लोगों ने ड्राइवर को बाहर निकाल लिया। हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। हादसा ओवरलोडिंग की वजह से हुआ। ट्रक मालिक ज्यादा पैसे के लालच में अक्सर ट्रक ओवरलोड करते हैं। ऐसा करने से ट्रक ड्राइवर के साथ साथ दूसरों की जान पर भी बनाती है। कड़ाके की ठंड से जूझते उत्तर प्रदेश में बीते 2 से 3 दिनों से ठंड कम हो गई है, या यूं कहिए कि कम महसूस हो रही है। पर अगर आप मोटे गर्म कपड़ों को अंदर रखने की सोच रहे हैं तो समझ जाइए, क्योंकि अगले 5 दिन यूपी में बारिश के आसार हैं और बारिश मतलब ठंड रिटर्न्स। लेकिन इस बार ठंड का बेरहम रूप दिखेगा, क्योंकि इस बार शीतलहर चलेगी। तापमान लुढ़कने के साथ ही ठिठुरन और गलन भी महसूस होगी। हाड़ कपाने वाली बर्फीली हवाएं भी चलेंगी। मौसम विज्ञान के मुताबिक पहाड़ों पर अगले 3 दिन बर्फबारी और बारिश होगी। यूपी समेत कई राज्यों में तापमान फिर से लुढ़कने लगेगा। ये दौर 5 से 6 दिन तक जारी रह सकता है। यही वजह है कि कोहरा एक बार फिर वापस लौटने लगा है। कोहरे की वजह से लखनऊ आने जाने वाली 8 फ्लाइट्स लेट रही। गोरखपुर, प्रयागराज समेत तमाम रेलवे स्टेशनों पर 20 से ज्यादा ट्रेनें देरी से चली। अगले 3 दिनों की बात करें तो 22 जनवरी को कहीं न कहीं बारिश हो सकती है। तापमान 2-3 डिग्री गिरेगा। 23 जनवरी को आंधी बर्फीली हवाएं चल सकती हैं, तो 24 जनवरी को कई जिलों में बारिश होगी। यानी सर्दी का असली सितम अब शुरू होगा, तो तैयार रहें, सुरक्षित रहें। मंदिरों से दान पात्र या मूर्तियों के आभूषण चोरी होने की घटनाएं तो आपने बहुत देखी होंगी। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में मंदिर से भगवान की शॉल चोरी होने का मामला सामने आया है, जहां मंदिर में पूजा करने आई महिला भक्तों ने भगवान की शॉल ही उड़ा ली।
हालांकि इनकी पूरी करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई है। मामला हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर का है, जहां नक्का कुआ क्षेत्र के श्री राम मंदिर में ये घटना घटी है। देखिए, महिला पूजा करने के लिए यहाँ पहुँचती है, दीपक भी जलाती है, लेकिन उसकी नजर मां सीता की मूर्ति पर चढ़ाए गए शॉल पर पड़ती है। महिला इस शॉल को लाने के लिए अपनी दूसरी साथी को अंदर भेजती है। जब साथी महिला शॉल नहीं निकाल पाती तो पहली महिला फिर से वापस आती है और बेहद शातिर तरीके से मां सीता के शॉल को निकाल लेती है। इसके बाद कोने में पहुंचकर इस शॉल को अपने पहले से ओढ़ रखी शॉल के नीचे छिपा लेती है। इन महिला चोरों का वीडियो सामने आते ही इलाके में चर्चा है, और चर्चा ये भी है कि इनसे अच्छे तो दान पात्र उड़ाने वाले वो चोर हैं जो चोरी से पहले हाथ जोड़ते हैं, लेकिन इन महिला चोरों ने तो वो भी नहीं किया। राजस्थान के रणथंभौर टाइगर रिजर्व में 2 बाघों का ऐसा नजारा दिखाई दिया जिसे देखकर हर किसी का माफ कीजिए रोम रोम सिहर उठा। जोन नंबर 2 में 2 बाघ अचानक आमने सामने आ गए और बाघों की दहाड़ से जंगल गूंजता रहा। दरअसल टाइगर सफारी पर निकले सैलानी जंगल की खूबसूरती में खोए ही थे कि तभी एक ही जगह 2 बाघ दिखाई दिए, लेकिन कुछ ही सेकंड में माहौल बदल गया क्योंकि दोनों बाघ गुस्से में दहाड़ रहे थे। पर्यटकों को ऐसा लगा मानो खूनी टकराव होना तय है। ये देखिए, दोनों बाघ पर्यटक वाहनों के कितने करीब पहुंच गए हैं। एक बाघ चुनौती देता हुआ दहाड़ते हुए गाड़ियों के बीच से दौड़ा, दूसरे ने उसका पीछा किया और फिर दोनों आमने सामने आ खड़े हुए। इस दौरान सारे के सारे सैलानी सांसें थामे डर के मारे सहम गए, लेकिन सामने वाला बाघ अचानक पीछे हटकर बैठ गया और दोनों के बीच खूनी जंग टल गई। तब जाकर कहीं सैलानियों ने राहत की सांस ली। लोगों ने वीडियो को मोबाइल में कैद किया जो सोशल मीडिया पर वायरल है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक बार फिर तेंदुए ने दहशत फैला दी है। रात के अंधेरे में खेतों के बीच टहलता ये खूंखार तेंदुआ कैमरे में कैद हुआ है, जबकि दिन के उजाले में भी पेड़ से कूदकर खेत में भागता ये तेंदुआ नजर आया। इसके बाद से आसपास के गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। इन 2 तस्वीरों को देखिए, जिसके बाद से आसपास के गांव में लोग डरे हुए हैं। रात के समय खेतों में बेखौफ घूम रहे हैं। इस खूंखार शिकारी का किसी ने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और गाड़ी में बैठे हुए लोग अब दहशत में हैं। कहाँ जा रहा है घर में ना मिलते हैं, ये देखो सामने खड़ा है, गाड़ी पे झपट्टा ना मार दे। लॉक है दरवाजे, लॉक है कोई। तो वहीं अगवानपुर में पेड़ पर चढ़ा हुआ तेंदुआ पेट्रोलिंग कर रही टीम को देखते ही खेत में कूद गया। हालांकि वन विभाग की टीम अलर्ट मोड पर रही। इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया और ग्रामीणों से यहाँ सतर्क रहने की अपील की गई। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में इन दिनों बंदरों का आतंक लोगों के लिए एक बड़ी मुसीबत पैदा कर रहा है। शहर की पॉश कॉलोनी में बंदरों के अचानक हमलों से दहशत का माहौल है। चलते फिरते लोगों पर ये बंदर कब झपट जाए किसी को नहीं पता चलता। ये वीडियो शहर की पॉश कॉलोनी में लगे एक सीसीटीवी कैमरे की है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि युवक स्कूटी से घर के पास पहुंचता है, तभी पीछे से एक बंदर उस पर झपट्टा मारता है। वीडियो में नजर आ रहा युवक धीरे से स्कूटी लेकर आता है, स्कूटी खड़ी करने की कोशिश करता है। उसके पास कोई थैला या सामान नहीं है, लेकिन तभी एक बंदर ने अचानक उस पर झपट्टा मार दिया और बाकी 2 बंदर हमले की फिराक में खड़े हैं। गनीमत रही कि युवक को चोट नहीं आई। बाद में वो घर के अंदर गया और झाड़ू से बंदर को भगाया, लेकिन इस घटना के बाद से कॉलोनी के लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। उत्तर भारत में इन दिनों कड़ाके की ठंड से लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली है, जिसके चलते लोग पहाड़ों पर बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच भी रहे हैं। गुलमर्ग से ऐसी ही कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। श्रीनगर का गुलमर्ग इन दिनों पर्यटकों से पूरी तरह गुलजार है। भारी बर्फबारी के चलते यहाँ बड़ी संख्या में पर्यटक बर्फ का लुत्फ उठाने पहुँच रहे हैं। आज सुबह गुलमर्ग से सामने आई ताजा तस्वीरों में पर्यटक बर्फ के बीच मस्ती करते दिखे। गुलमर्ग में भारी बर्फबारी से पर्यटकों के चेहरे खिल उठे हैं। हालांकि इस बीच गुलमर्ग में भारी बर्फबारी के अलर्ट को देखते हुए पर्यटकों के लिए नई एडवाइजरी जारी की गई है, जिसके चलते लोगों को पहाड़ी इलाकों में ज्यादा ऊंचाई पर न जाने की सलाह दी गई है। तो वहीं टंगमर्ग गुलमर्ग की सड़कों पर भारी वाहनों और बिना एंटी स्किड चेन वाले वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। कश्मीर के कई इलाकों में अभी भी पारा माइनस में दर्ज किया जा रहा है।